हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अमृत आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आपको राजस्थान जीके की शुरुआत करवाने जा रहा हूँ, राजस्थान जनरल नॉलेज की। मेरे यूट्यूब चैनल अमृत राजस्थान जीके को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जिससे आपको आने वाले वीडियो मिलते रहे। मैं आपको बीएसटीसी और एलडीसी दोनों का जो सिलेबस उसका विस्तार से अध्ययन करवाऊँगा और इसके संबंध में आपको टेस्ट सीरीज भी आएंगे, मुफ्त में पीडीएफ मिलेगी और ये सब मेरी जो क्लास है निःशुल्क रहेगी। उसी के साथ में आगे की ओर बढ़ते हुए राजस्थान जीके में हम क्या क्या पढ़ेंगे। राजस्थान जीके के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। हम राजस्थान जीके में पढ़ेंगे इतिहास। सबसे पहले हम इतिहास का ही टॉपिक लेंगे और इतिहास में जो 4-5 दिन हम अपना इतिहास कंप्लीट करवा देंगे। इतिहास के बाद में हम पढ़ेंगे भूगोल। इसके साथ हम पॉलिटिकल भी पढ़ लेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम कला और संस्कृति और संस्कृति संस्कृति विस्तार से अध्ययन करवाया जाएगा। मुफ्त में पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट भी लगेंगे सप्ताह में एक बार। और आपका पूरा जो बीएसटीसी की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं और जो भी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी के लगभग 15,000 पद है। एलडीसी के लगभग 15,000 पद है और हाईकोर्ट के तो आज शुरू भी हो गए फॉर्म भरने और नौकरी का सबसे अच्छा अवसर है। ठीक है, 15,000 है। आगे जो डिस्ट्रिक्ट, तो इस तरीके से मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा राजस्थान जीके का। तो सबसे पहले हम इतिहास को आज ही पढ़ना शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए इतिहास, तो देखिए इतिहास इतिहास किसे कहते हैं। पहली बात तो इतिहास कहते हैं किसे हैं। इतिहास किसे कहते हैं जो बीते हुए कल के बारे में जानने की कोशिश को इतिहास कहते हैं, या मानव प्रगति की कहानी को इतिहास कहते हैं। कोई कहते हैं कि हमारा इतिहास तो बहुत ही पुराना है और हम न होते तो इतिहास भी नहीं होता। ऐसे कई लोग कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों को इतिहास की परिभाषा याद नहीं है। इतिहास बीते हुए कल के बारे में जानने की कोशिश, यानी कल जो बीता वही हमारा इतिहास है। और जो मानव ने प्रगति की है और उसी का अध्ययन ही इतिहास है। तो हम इतिहास जानेंगे, तो इतिहास जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, किन किन माध्यमों से हम इतिहास जान सकते हैं। तो इतिहास जानकारी के 3 स्रोत हैं। ये तो अभिलेख है, अभिलेख, सिक्के और वंशावलियाँ। ये तीनों तीन हैं, ये इतिहास जानकारी के स्रोत हैं। सिक्के, अभिलेख और वंशावलियाँ, तीनों को मैं आपको पढ़ाऊँगा। उससे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एपिग्राफी एक शब्द आता है। हम इतिहास की शुरुआत करते हैं, एपिग्राफी शब्द आता है। एपिग्राफी तो नहीं, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करें अभिलेख। ठीक है, अभिलेख राजस्थान में कहाँ कहाँ से मिले, वो में क्या क्या जानकारी देते हैं। बस यही आज का अपना चैप्टर ये रहेगा अभिलेखों के बारे में। फिर पढ़ेंगे सिक्के और फिर वंशावली। वो तो कुछ सिंपल है। सिक्के, रियासती सिक्के कौन कौन से थे वो आपको पढ़ा लेंगे 6-7 मिनट का वीडियो बना करके। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख, तो अभिलेखों में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अभिलेखों का, अभिलेख क्या होते हैं, जो मतलब आपने अभिलेखों से सबसे आपसे परिचित ही होंगे। तो अभिलेख में एक शब्द आता है एपिग्राफी। तो उत्कीर्णित अभिलेखों का अध्ययन, यदि कहाँ पर कोई अभिलेख मिला है, हमें पत्थर पर कुछ लिखा मिला है, शिलालेख मिला है या अभिलेख कुछ लिखा हुआ में मिला है, तो उन अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को, इनके अध्ययन को इनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी। और पुराने दस्तावेजों की लिपि का अध्ययन, पुराने दस्तावेजों की लिपि का अध्ययन, और लिपि का अध्ययन हम कहते हैं लिपि का अध्ययन। हिंदी की लिपि देवनागरी की है, यानी वो लिखने की जो कला है उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, पेलियोग्राफी। परिचित होंगे। आगे बढ़ते हुए अभिलेख, अभिलेख में सबसे पहले हमने पढ़ा एपिग्राफी, उसके बाद हमने पढ़ा पेलियोग्राफी। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हुए
तो सबसे पहले हम अभिलेखों की शुरुआत करें। अभिलेख कम से कम 20 अभिलेखों को मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा और 20 में से कम एक तो क्वेश्चन आपको पूछेगा चाहे LDC हो चाहे PDT वो BSTC हो, उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन पूछेगा और मैं आपको 20 बताता हूँ जो अभिलेख, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से 99.90% बाहर नहीं आएंगे, इन्हीं में से आएगा। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले इसको, कोसुंडी शिलालेख। ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ये मौर्यों के टाइम का है, जब मौर्यों का हमारे देश पर शासक था उस टाइम का है ये गोचुंडी शिलालेख। स्थान कहाँ पर है? ये नगरी चित्तौड़ के सीमित गोचुंडी ग्राम से प्राप्त हुआ है। जानकारी ये मैं क्या देता है, उस समय भागवत धर्म के प्रसार की मैं जानकारी देता है, वासुदेव की मान्यता ये जानकारी देता है, और अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन ये मैं जानकारी देता है। आगे बढ़ते हुए नादसा युप स्तंभ लेख, नादसा युप स्तंभ लेख ये भीलवाड़ा जिले में है। जानकारी देता है कि शक्ति गुण गुरु नामक व्यक्ति ने यहाँ षष्ठी रात्र में यज्ञ संपन्न किया था, यानी 6 रातों में यज्ञ संपन्न किया था। यानी ये कहता है कि 225 ईस्वी यानी गुप्तों के टाइम में भी यज्ञ का प्रचलन था और उसने इतने बड़े बड़े यज्ञ किए थे। ये मैं जानकारी देता नादसा युप स्तंभ लेख, यानी इतिहास बहुत हमारा प्राचीन है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हुए बढ़वा स्तंभ लेख, ये 238 ईस्वी का है। स्थान 12 जिले के कन्या के समीप बड़वा ग्राम से प्राप्त हुआ है। जानकारी देता है इसमें 3 रातों से यज्ञ का उल्लेख है, यानी 3 रातों से यज्ञ का उल्लेख है। इसमें बलवर्धन, सोमदेव, बाल सिंह नामक 3 भाइयों ने संपादित किया था। आपको पूछ सकता है कि बलवर्धन, सोमदेव और बाल सिंह नामक भाइयों से संबंधित शिलालेख कौन सा है, तो है बढ़वा स्तंभ लेख। आपको ये भी पूछ सकता है बढ़वा स्तंभ लेख कहाँ पर है, तो आपको लिखना 12 जिले के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं। तुम 1 मिनट रुकना। अच्छा युप स्तंभ लेख ये है भीलवाड़ा जिले के अंदर, कोसुंडी है चित्तौड़ के अंदर। ये आपको याद रखना, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा तो हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हुए गंगधारा का लेख, ठीक है। ये स्थान झालावाड़ जिले के गंगधारा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इसकी भाषा संस्कृत है। आपको 2-3 शिलालेख देंगे और पूछेंगे किसकी भाषा संस्कृत है, तो आपको बताता है गंगधारा शिलालेख की भाषा संस्कृत है। जानकारी ये क्या देता है कि विश्वकर्मा कोई राजा था और उसका मंत्री मुराक्स ने एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था और 5वीं शताब्दी की सामंती व्यवस्था की जानकारी देता है। ये 5वीं शताब्दी का है, तो ये 5वीं शताब्दी की सामंती व्यवस्था की जानकारी देता है। इम्पोर्टेंट है गंगधारा का लेख, और साथ साथ आप नोट्स भी बनाते जाइएगा। आगे बढ़ते हुए भरमर माता का लेख, ये छोटी बांदली प्रतापगढ़ में स्थित है। रचिता ब्रह्मसोम था। ये आपको पूछ सकता है भरमर माता के लेख के रचिता कौन थे, तो आपको लिखना ब्रह्मसोम। जानकारी देता है कि गौर वंश और ओलिकर वंश के शासकों का वर्णन है और 5वीं शताब्दी की सामंती व्यवस्था की जानकारी। देखो शताब्दी कौन सी है, 490 ईस्वी, तो 5वीं शताब्दी उस समय की सामंती व्यवस्था की हमें जानकारी देता है। भरमर माता का लेख इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हुए अपराजित का शिलालेख सबसे इम्पोर्टेंट है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ चुका है कि अपराजित का शिलालेख क्या था, कहाँ पर है, ये भी पूछ सकता है। क्या जानकारी, ये भी पूछ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके बारे में, ये अपराजित है, ये गुहिल एक शासक था। ये बप्पा रावल से पूर्व का है। बप्पा रावल तो 8वीं शताब्दी में आया था, उससे पूर्वी 7वीं शताब्दी का शासक है अपराजित। और ये अपराजित कौन था, ये तो हम आगे पढ़ेंगे जब हम इतिहास में मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, उनकी वंशावलियाँ पढ़ेंगे, एक एक शासक की हम परिचय पढ़ेंगे, उनकी उपलब्धियाँ पढ़ेंगे, उसके जो राज्य क्षेत्र सब हम पढ़ेंगे। तो अपराजित का शिलालेख नादसा के समीप कुंडेश्वर मंदिर की दीवार पर लगा हुआ। नादसा कहाँ पर है, उदयपुर में, और इसके समीप स्थित कुंडलेश्वर मंदिर की दीवार पर लगा हुआ है। और इसकी भाषा कौन सी है, संस्कृत। ऐसा कौन सा शिलालेख है जो मैं गुहिलों की उत्तरोत्तर विजय की जानकारी देता है, तो अपराजित का शिलालेख जानकारी देता है मैं गुहिलों की उत्तरोत्तर विजय की जानकारी। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। लेखानुसार अपराजित एक तेजस्वी शासक
अपराजित ने एक तेजस्वी शासक वराह सिंह को पराजित कर अपना सेनापति बनाया था। ये जानकारी देता है अपराजित का शिलालेख। मेवाड़ के इतिहास को जानने में सबसे इम्पोर्टेंट है अपराजित का शिलालेख। आगे बढ़ते हुए कनस्वा यानी कुंसवा का लेख, ये कहाँ पर है? ये कोटा के अंदर है। कोटा के निकट कंसुआ के शिवालय से प्राप्त हुआ है। जानकारी देता है कि धवल नामक मौर्य शासक का नाम मिलता है और इसी के अतिरिक्त कोई भी शिलालेख राजस्थान का नहीं है जहाँ से मौर्यों का नाम मिलता है। मात्र ये एक शिलालेख है जहाँ पर मौर्य शासक का नाम मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आपको साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएगा। चित्तौड़ का मानमोरी लेख, चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के किनारे कंदरस जेम्स टोड को प्राप्त हुआ था। और आप पूछेंगे कि कंदरस जेम्स टोड कौन था? ये एक अंग्रेजी इतिहासकार था जो अंग्रेजों के टाइम में भारत आया था। इन्होंने सामंतवादी व्यवस्थाओं पर लिखा है। ये घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के इतिहास के जनक के नाम से जाना जाता है कंदरस जेम्स टोड। फिर भी ये चित्तौड़ मान मौर्य का लेख इनको प्राप्त हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि ये ब्रिटेन जाते थे। जब इनको अपने साथ लेकर जा रहे थे, जब ब्रिटेन जाते वक्त इन्होंने समुद्र के अंदर फेंक दिया। किसी कारणवश इन्होंने समुद्र में फेंक लिया, तो इनकी जानकारी हमें नहीं मिलती, लेकिन मिलती है कहाँ पर? इनकी जो पुस्तक थी एलांस, इनकी जो पुस्तक थी उसके अंदर हमें जानकारी मिलती है। एलायंस ऐसी कुछ पुस्तक थी, उसके अंदर हमें इसकी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हुए साक्सू की प्रशस्ति, ये जयपुर जिले में साक्सू नामक स्थान से प्राप्त हुई है। जानकारी देता कि साक्सू के गुहिल शासकों की वंश परंपरा, उसकी उपलब्धियों की जानकारी देता प्राप्त होती है। यानी साक्सू में भी गुहिल थे। बाद में ये कस्बा तो आए हैं, ये दुल्ले राय आया है, उनसे पहले मीणों का शासक था और उनसे पहले गुहिलों का शासक था। इस 9वीं शताब्दी के अंदर ये तो लगभग 1200-1300 के समथिंग आए हैं। ये 13वीं शताब्दी के समथिंग आए हैं ये अपने कस्बा। उनसे पहले था ये गुहिल थे और उनकी मतलब जो साक्सू प्रशस्ति है 1813 ईस्वी की जयपुर जिले में साक्सू नामक स्थान से प्राप्त हुई है। और साक्सू से में गुहिल वंश की परंपरा उनके ऊपर बनी। और एक भी इसमें जानकारी मिलती है, जो मेवाड़ के गुहिल थे, मेवाड़ के गुहिल शिव भगत थे। कौन थे वो? शिव भगत थे। तो ये भी जानकारी मिलती है कि साक्सू के जो गुहिल थे वह भी क्या थे? शिव भगत थे। इस प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हुए वीडियो बड़ा हो जाएगा। गटियाला का शिलालेख, ये अपने जोधपुर से प्राप्त हुआ है। जोधपुर से 22 मीटर दूर गटियाला नामक स्थान से जिसे माता की साल कहते हैं, एक जो जैन मंदिर है वहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके समीप स्थित स्तंभ पर 4 लेखों का समूह है। इनकी भाषा वो संस्कृत है, इम्पोर्टेंट है। पूछ सकता है कि जानकारी ये क्या देता है? ये प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। ये मुख्यतः प्रतिहार की उपलब्धियां और उसकी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक नीतियों की जानकारी देता है। किस तरह से पॉलिटिकल की थी, किस तरह से उनकी जो सोशलॉजी के प्रति उसकी क्या रुचि थी और धार्मिक यानी धर्म के क्षेत्र में उसकी क्या रुचि थी, ये हमें देता है गटियाला शिलालेख। सबसे ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जोधपुर से अपने को ये पूछ सकता है, जो 861 ईस्वी का है। आगे बढ़ते हुए एक लिंजी नाथ प्रशस्ति, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक लिंजी नाथ प्रशस्ति, ठीक है। ये एक लिंजी मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में है। और एक लिंजी को मेवाड़ जो राज्य है उसका राजा माना गया है। और मेवाड़ के जो शासक हुए थे, उनको एक लिंजी के दीवाने माने गए हैं। शासक को एक लिंजी के दीवाने माने गए हैं। तो एक लिंजी की नाथ प्रशस्ति ये उदयपुर के एक लिंजी मंदिर के पास लकुलिस मंदिर से लगा हुआ है। और इसके रचयिता कौन थे? उनको पूछा था एक लिंजी मंदिर
एकलिंजी नाथ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो आरम कवि था। जानकारी देता है मेवाड़ की तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी देता है, और उस समय जो मेवाड़ की सामाजिक आर्थिक तत्कालीन जो थीन वो इतिहास उनकी जानकारी देते थे, वो देता है एकलिंजी नाथ प्रशस्ति। आगे बढ़ते हुए आहड़ का शक्ति कुमार का लेख, आहड़ उदयपुर में है और आहड़ का एक शक्ति कुमार का लेख, वो हमें क्या जानकारी देता है, प्राप्त कहाँ से हुआ था, इनके बारे में हम देखते हैं। स्थानीय कन्नड़ जेम्स टोड अपने साथ इंग्लैंड ले गई और इंग्लैंड में वहाँ पर एक जो हॉल मतलब जो संग्रहालय है वहाँ पर उन्होंने सुरक्षित रखवाया है और अपने साथ इंग्लैंड ले गई। आहड़ का शक्ति कुमार का लेख वो मेवाड़ का इतिहास लिख रहे थे जब उनको प्राप्त हुआ होगा, और अपने साथ वो इंग्लैंड ले गई। इंग्लैंड जाकर के अपने एक जो शिवालय है उसके अंदर इन्होंने लगाया था आहड़ की शक्ति कुमार का लेख। और इसकी विषय वस्तु का वर्णन है जो वहाँ इंग्लैंड ले गई और अपनी पुस्तक एलांस अपनी पुस्तक है, कन्नड़ जेम्स टोड की पुस्तक एलांस है, और एलांस में इस लेख की विषय वस्तु का वर्णन किया है कन्नड़ जेम्स टोड ने। जानकारी क्या देता है, ये जानकारी देता है गुहिल शासक शक्ति कुमार की राजनीतिक प्रभुता आर्थिक स्थिति की जानकारी देता है। गुहिल शासक था शक्ति कुमार, और शक्ति कुमार की ये में जानकारी देता है। और एक और इम्पोर्टेंट ये कहता है, इस लेख में ये बताया गया है कि अल्लट की रानी हरिया देवी वही नहीं, ये थे हूण राजा की पुत्री बताया गया है। अब हूण कौन थे? हूण मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। इन्होंने शकों की भांति भारत के उत्तरी पश्चिम से भारत पर अटैक किया था और भारत में घुस आए थे। ये विदेशी शासक थे हूण, और इनकी जो पुत्री थी उनसे विवाह किया था अपने मेवाड़ के शासक थे अल्लट ने विवाह किया था। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय विवाह, भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसने किया था? कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन मैं खुद बता देता हूँ कि उस विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किन से किया था? जो सेल्यूकस था, सिकंदर का सेनापति, उसकी पुत्री थी हेलेना, और हेलेना से विवाह किया था। हेलेना से विवाह किया था। और राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह अल्लट ने किया था हरिया देवी से, जो हूण राजकुमारी थी, उनसे विवाह किया था अल्लट ने। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हुए बिजुलिया शिलालेख सबसे इम्पोर्टेंट है। बिजुलिया शिलालेख भी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिजुलिया के स्थान 1100, ये समय है 1170 ईस्वी का। स्थानीय बिजुलिया के पार्श्वनाथ मंदिर की समिति एक चट्टान से उत्कीर्णी है, और इसके रचयिता गुणभद्र था। कई बार पूछा है कि बिजुलिया शिलालेख के रचयिता कौन थे? वो थे गुणभद्र। जानकारी क्या देता है ये, इसमें अजमेर और सांभर के सोहान वंश की सूची, उसकी उपलब्धियों की जानकारी देता है। ये सोहान कहाँ थे, इनके सोहान वंश हम पढ़ेंगे जब आपको विस्तार से बताएंगे, और उसमें भी बिजुलिया शिलालेख का फिर जिक्र करेंगे। और सोहान शासकों को इसके अंदर वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। मैं आगे आपको पूछूंगा, ये याद रखना। जब सोहान पढ़ाएंगे तब इसमें मैं आपको इसमें से भी क्वेश्चन पूछूंगा कि सोहान शासकों को वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है बिजुलिया शिलालेख के अंदर। और यह भी कहा गया है कि वासुदेव जो शासक था सोहानों का, वास्तविक शासक था वासुदेव ने सांभर झील का निर्माण करवाया था। सांभर झील जो कहाँ पर है, जो ये नागौर, अजमेर और जयपुर, इन तीनों के कुछ हिस्सा तीनों का आता है। और वहाँ पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, स्थलीय भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो है भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील तो है उड़ीसा के अंदर। और ये जो राजस्थान की सबसे बड़ी स्थलीय झील तो भारत की है ये अपने सांबर झील। और सांबर झील का निर्माण ये कहते हैं कि वासुदेव चौहान ने करवाया था।
बिजुलिया शिलालेख के अनुसार मिलता है। बिजुलिया शिलालेख के अंतर्गत देखो, जालोर का नाम तो जाबलीपुर मिलता है, सांभर का नाम सांकपर मिलता है और भिनमाल का नाम श्रीमाल मिलता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हुए रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, ये कुंभाकालीन ये प्रशस्ति रणकपुर के सोमुखा जैन मंदिर में स्थित है। रणकपुर कहाँ है? पाली में, और पाली के जो सोमुखा जैन मंदिर है वहाँ पर स्थित है। इनकी भाषा संस्कृत और लिपि देवनागरी की है। जानकारी देता है मेवाड़ के गोहिले वंश की वंशक्रम की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। बप्पा रावल को काल भोज से अलग अलग व्यक्ति बताया गया है तथा बप्पा को गोहिलों का पिता बताया गया है। बप्पा रावल कोई कहता है काल भोज दोनों एक थे, वो सब कहते हैं, अलग अलग इतिहासकार अपनी मान्यता देते हैं। लेकिन जो रणकपुर प्रशस्ति है ये बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग बताता है। सबसे इम्पोर्टेंट हमें इतिहास जानने का स्रोत है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़ का शिलालेख, कुंभलगढ़ का शिलालेख। कुंभलगढ़ का शिलालेख 1760 ईस्वी का है। स्थानीय राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ किले से प्राप्त हुआ है। रसिता इसका महज था। जानकारी, ये शिलालेख 5 शिलाओं पर लिखा हुआ है। इसमें 270 श्लोक है जो कुंभा की विजयों की जानकारी देता है। इसमें एक लिंजी मंदिर तथा कुंडली नदी का वर्णन है कुंभलगढ़ शिलालेख में। आगे बढ़ते हुए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जब हम कीर्ति स्तंभ पढ़ेंगे जब आपको विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी कुछ तो पढ़ना जरूरी है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ये 1760 ईस्वी की है। स्थानीय चित्तौड़ के किले में कीर्ति स्तंभ की 9वीं अर्थात अंतिम मंजिल पर यह प्रशस्ति लिखी उत्कीर्णित है। इसके रचयिता नहीं, ये इसके रचयिता महज थे। जानकारी देता है कुंभा की उपलब्धियों और उसकी व्यक्तित्व गुणों, उपलब्धियों और संगीत ग्रंथों की जानकारी मिलती है। इसमें 187 श्लोक है। ठीक है, ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। ये चित्तौड़ के अंदर है। चित्तौड़ की जो कीर्ति स्तंभ है, कुंभा ने जो मालवा के शासक महमूद शाह के विजय की उपलक्ष्य में ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण करवाया था 1738 ईस्वी में, और उसके अंदर प्रशस्ति लिखाई 1760 के अंदर। आगे बढ़ते हुए बीकानेर के राय सिंह की प्रशस्ति, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। बीकानेर की राय सिंह की प्रशस्ति, स्थान बीकानेर दुर्ग के सूरजपुल के पार्श्व में लगी ये प्रशस्ति महाराजा राय सिंह के समय की है। जानकारी देता है ये बीकानेर दुर्ग के निर्माण की जानकारी मिलती है। बीका से रायमल तक के बीकानेर के इतिहास की उपलब्धियों का ज्ञान होता है। और बीकानेर का राय सिंह ये मेवाड़ जो मतलब मान सिंह के बाद, मान सिंह के बाद मुगलों का सबसे विश्वसनीय शासक था। और ये एक बार ये दक्षिण में भी गया था जब इसने एक फोग के पेड़ को देख करके बोला था, फोग जो रेगिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट वृक्ष होता है फोग, और उसको देख करके ये बोला था कि तू से देसी रूखड़ा मैं सुन परदेसी लोग, और मुझे तो अकबर ने में लिया पर तू क्यों आई हो फोग। उनके लिपट गया था, ये बोला था। राय सिंह सबसे इम्पोर्टेंट शासक है और इसको जो बीकानेर का कर्ण भी कहा जाता है राय सिंह को। आगे पढ़ेंगे इस सभी को, राय सिंह को एक भी नहीं छोड़ेंगे। ये ओमेर का लेख, ये 1612 ईस्वी का है। स्थानीय ओमेर दुर्ग जयपुर में स्थित है। इसमें कस्वा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है। कस्वा से भगवान राम के पुत्र कुश के वंशक मानते हैं तो इसको रघुवंश तिलक कहा गया है। और इसमें पृथ्वीराज, उसके पुत्र बहारमल, उसके पुत्र भगवतास, उसके पुत्र मान सिंह की क्रमबद्ध जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? ओमेर के शिलालेख में। कोई दिक्कत नहीं। और आगे हम और भी विस्तार से इनका इतिहास पढ़ेंगे जब आपको बताएंगे। राज प्रशस्ति, ये राजसमंद झील के तट पर, ये राजसमंद झील के तट पर लगी तट पर बनी 25 पाषाण पट्टियों पर बना भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है। सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति है। रचयिता रणछोड़ थे। जानकारी मेवाड़ की का विस्तृत एवं क्रमबद्ध इतिहास की हमें ये जानकारी देता है। आगे बढ़ते हुए
जगन्नाथ राय की प्रशस्ति। उदयपुर में जगन्नाथ रात मंदिर में सभा मंडप पे लगी ये प्रशस्ति है। और जो जगन्नाथ कस्बा जगन्नाथ कस्बा ये एक बार आया था महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आया था। उसकी मांडल में मृत्यु हो गई थी। मांडलगढ़ में जो भीलवाड़ा में वर्तमान है वहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई थी। और उसकी स्मृति में इसकी एक छतरी भी वहाँ पर बनी हुई है। आगे हम इसका जिक्र करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को पूरा करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अच्छा लगा है तो कमेंट में जय हिंद लिख करके ज़रूर भेजना, ताकि मुझे भी एक नया हौस मिलता रहे और मैं भी आगे वीडियो बनाता रहूँ। और सब ये आपके लिए निःशुल्क रहेगा। निःशुल्क हमारी क्लास लगेगी। तो वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। निःशुल्क हमारी क्लासें रहेगी। निःशुल्क अपनी क्लास रहेगी। और अपने साथियों को भी बताना कि एक ऐसा यूट्यूब पर है अमृत राजस्थान जीके पर, अमृत राजस्थान जीके, जो हमको फ्री में पढ़ाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नए वीडियो आते रहेंगे आपको। प्रत्येक जो ये राजस्थान जीके पढ़ लेंगे ये 15 से 7-8 दिन के अंदर। उसके बाद में हम रीजनिंग शुरू करेंगे, उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश ग्रामर शुरू करेंगे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहेगा। आपको तो बस BSTC और LDC के अंदर पार करवा देंगे, ये हम वादा करते हैं। बस आपको तो मैं जो लिखा रहा हूँ उसको नोट्स बना करके पढ़ना है, 2-2 बार इस वीडियो को देखना है, तभी आप ये कर सकोगे, अन्यथा कुछ नहीं कर सकोगे। धन्यवाद, जय हिंद। बड़े बड़े कोचिंग वाले तो पैसे लेते हैं, लेकिन मेरे पास तो मैं तो मुफ्त में वीडियो देता हूँ। विद्यार्थी हित के लिए सदैव आगे रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।